नई परख के इस विशेष कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर सुधीर सिंह हैं, जिनसे हम आज पाकिस्तान में हो रहे घटनाक्रम के बारे में बातचीत करेंगे। पाकिस्तान में जो चुनाव हुआ है, वहाँ जो राजनीतिक उथल-पुथल चल रही है, उसे हम कैसे समझें? विद्यार्थी उस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को कैसे समझ सकते हैं और आम दर्शक भी उसकी एक समझ कैसे बना सकते हैं? इसके बारे में हम डॉक्टर सुधीर सिंह से बातचीत करेंगे। डॉक्टर सुधीर सिंह मेरे कलीग हैं, वरिष्ठ सहयोगी हैं और ये भी दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जाने-माने विशेषज्ञ हैं और इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भी और जो राजनीति विज्ञान की अन्य शाखाएँ हैं, उनके बारे में भी। जो महत्वपूर्ण बात है डॉक्टर सुधीर सिंह की वो यह कि वो गंभीर से गंभीर विषय या जटिल से जटिल विषय को काफ़ी सरल तरीके से प्रस्तुत करने में एक सक्षम शिक्षक हैं, सक्षम वक्ता हैं। सुधीर जी आपका स्वागत है, नमस्कार। जी, नमस्कार। मैं आज की बातचीत की शुरुआत इस प्रश्न से ही करूँगा कि जो अभी पाकिस्तान में स्थिति है, जो चुनाव है, उसे भारत में बैठा हुआ एक आम व्यक्ति किस तरीके से देखे? उसके बारे में हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? चुनाव हो गए हैं, पर अभी तक वहाँ सरकार नहीं बनी है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए पाकिस्तान का जो संविधान है उसके तहत लगभग 3 हफ्ते का समय होता है डेट ऑफ इलेक्शन से। तो 8 फरवरी का डेट ऑफ इलेक्शन था, तो ये 29 फरवरी तक वहाँ सरकार बननी चाहिए। यानी कि नेशनल असेंबली जो उनका लोकसभा का एक पाकिस्तानी संस्करण है, उसका जो बैठक है उसको राष्ट्रपति को आहूत करना है। और मुझे लगता है कि चूँकि एक खंडित जनादेश आया है, तो थोड़ी-सी पार्टियों में आपस में बातचीत चल रही है, खास करके पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बीच। तो समय तो लगता है एक कोलिशन बनने में, चूँकि दोनों पार्टियाँ आपस में लड़ रही थीं, बहुत ही तल्ख़ी से आरोप-प्रत्यारोप एक-दूसरे पर चस्पाए जा रहे थे। लेकिन इसके साथ ही मैं एक चीज़ रेखांकित करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान के इतिहास में ये एक अहम चुनाव है। इसलिए नहीं कि ये चुनाव है, इसलिए ये कि कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्शन ये सबसे बड़ा स्पेल हो गया। चूँकि 1971 में पाकिस्तान बना, आज वाला पाकिस्तान, जो डिवीज़न हुआ बांग्लादेश का, तो उसके बाद आप देखेंगे कि उसी समय डेमोक्रेसी आई और जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह बने। लेकिन 1977 के जुलाई महीने में उनकी सरकार को मिलिट्री ने हटा दिया और मिलिट्री शासन हुआ। 1979 में उनको फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। फिर चुनाव नहीं हुए पाकिस्तान में। 1988 में जब जनरल ज़ियाउल हक का प्लेन एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद फिर चुनाव हुए और 1988 में बेनज़ीर भुट्टो किसी भी इस्लामी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। और उसके बाद 1999 तक, अक्टूबर 1999 तक करीब 11 साल तक ये टर्म चला कि डेमोक्रेसी चलती रही। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी भुट्टो के नेतृत्व में और नवाज शरीफ की पार्टी नवाज मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, जिसको मुस्लिम लीग नून कहते हैं वहां के शब्दों में, ये दोनों की सरकारें बारी-बारी से चली और दो-दो बार चली। लेकिन एक चीज और महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान की तारीख में कोई भी प्रधानमंत्री अपना 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर पाया। कोई भी प्रधानमंत्री अभी तक। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ऐसा क्यों है इसको भी हम थोड़ा सा बताएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि 11 साल 1988 से 1999 में डेमोक्रेटिक सिस्टम चला। अक्टूबर 1999 में परवेज मुशर्रफ ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और नवाज शरीफ की सरकार को बदर कर दिया। लेकिन 2007 के दिसंबर महीने में जब बेनजीर भुट्टो का कत्ल हुआ, असैसिनेशन हुआ, तो फरवरी 2008 में चुनाव हुए और उसके बाद फिर 2013 में चुनाव हुए, 2018 में चुनाव हुए और फिर 2024 में चुनाव हुआ। तो ये पहला पाकिस्तान की तारीख में अपॉर्चुनिटी है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस, अब वो डेमोक्रेसी उनकी कैसी है वो भी हम चर्चा में लाएंगे, लेकिन पहली बार लगातार तीसरी बार चुनाव हुआ। और जो स्थिति है उसमें एक चीज आपको जनता को सैल्यूट करना चाहिए, पाकिस्तान की जनता को लंबे टर्म के लिए सैल्यूट करना चाहिए कि डेमोक्रेसी हमारे यहाँ तो प्लेट में रख के है, बहुत प्रॉब्लम नहीं है, पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर हो जाता है। लेकिन वहां वो अलग किस्म की स्थिति है। तो इसके बावजूद जनता डेमोक्रेसी के लिए खड़ी है, लाठी डंडे खा रही है, स्ट्रगल कर रही है। ये अपने आप में पाकिस्तान के लोगों को सैल्यूट करना चाहिए हमें। वहां के लोग
का भी एस्पिरेशन है, यूथ पॉपुलेशन पाकिस्तान में भी 65% है, बहुत सारे पोटेंशियल है। जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पर आप देखिए कि साउथ और साउथ वेस्ट एशिया और साउथ सेंट्रल एशिया के बीच में पाकिस्तान बसा है, तो यूरोप का रास्ता भी उधर से करीब का बनता है। लेकिन इन तमाम चीजों को पाकिस्तान जो है भजा नहीं पाया, उस तरह से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया जिससे इकोनॉमिक डिविडेंड के तौर पर उसका इस्तेमाल हो। आपको मैं बताऊं कि 1960 के दशक में पाकिस्तान दुनिया का नहीं, एशिया का कम से कम टॉप 10 डेवलप्ड कंट्री में था, जो डेवलपमेंट का जो उनका एक स्तर था, और साउथ कोरिया के बराबर था पाकिस्तान। आज साउथ कोरिया कहाँ है? टॉप 10 में है, पाकिस्तान नीचे से टॉप कर रहा है। तो ये एक इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट भी हुई बहुत बड़े पैमाने पर। कोई उद्योग धंधे नहीं है, ट्रेड बिल्कुल नहीं है, मुश्किलन पूरे साल में 30-40 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है, और ट्रेड में सबसे ज्यादा इंडिया के साथ उनको फायदा हो सकता है, लेकिन वो पता नहीं क्यों इंडिया के साथ करते नहीं। जबकि सार्क के अंदर एक साप्टा आता है, साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, तो उसके तहत उनको भारत को तरजीही मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देना चाहिए, अति तरजीही देश। भारत ने 1996 में ही दे दी है उनको, और उन्होंने अभी तक रेसिप्रोकेट नहीं किया है, इंडिया को नहीं दिया है। तो ये सारी चीजें, लेकिन इसके बावजूद ये चुनाव महत्वपूर्ण है, चूंकि कंटिन्यूटी लोकतंत्र में महत्वपूर्ण होता है। आप 97 में देखें म्यांमार में क्या हुआ कि कंटिन्यूटी नहीं रही। दूसरी बार सांसद चूंकि की एनएलडी चुनाव जीती, लेकिन उनको सरकार में से भगा दिया गया। लेकिन पाकिस्तान में कंटिन्यूटी बनी हुई है। अब है कि आर्मी पाकिस्तान में बहुत ही पावरफुल है, उस पर हम अलग से आएंगे, लेकिन इसका निहितार्थ ये है कि ये चुनाव पाकिस्तान की तारीख में बहुत ही बढ़िया एक कंटिन्यूटी की बात है। रही बात थोड़ी सी रीगिंग की भी कर लें कि रीगिंग का आरोप बहुत रीगिंग पर आएंगे। मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रहा था आपसे, और शायद ये हमारे दर्शकों के लिए भी उपयोगी रहेगा, कि जैसे हम लोग जब अपने देश में चुनाव की बात करते हैं तो एक समझ बनती है कि अच्छा, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, बिहार बड़ा राज्य है, महाराष्ट्र बड़ा राज्य है। तो पाकिस्तान के इन चुनाव को हम कैसे समझ सकते हैं? किन प्रांतों में कितनी सीटें हैं और किस पार्टी का कहाँ प्रभाव है? अगर आप इसके बारे में थोड़ा बता सकें, कम से कम 3 पार्टियों की जो है उनके बारे में तो एक समझ बने। जी, ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। देखिए, आबादी के लिहाज से तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सूबा है वो पंजाब है, और उसमें नेशनल असेंबली की यानी पार्लियामेंट की 141 सीटें, 141। दूसरे स्थान पर सिंध है जिसका 61 सीट है। तीसरे स्थान पर फ्रंटियर प्रोविंस है जिसको खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस के तौर पर आज जाना जाता है, तो उनकी भी तकरीबन 45 के करीब सीटें हैं। चौथे स्थान पर बलूचिस्तान है जिसमें 16 सीटें हैं। अब इसमें 3 मेजर प्लेयर पाकिस्तान में हैं, जो 2018 से 3 हो गया है, उसके पहले 2 था, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अब पीटीआई जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इमरान खान की पार्टी है, ये भी एक मजबूत पार्टी के तौर पर आई थी। 2018 में इन्होंने सबसे लीडिंग नंबर लिया था, 112-13 के करीब लिया था। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कुल डायरेक्ट 2 तरह के वहां चुनाव होते हैं, एक डायरेक्ट चुनाव, एक इनडायरेक्ट चुनाव। 265 सीटों के डायरेक्ट चुनाव होते हैं। अब पार्टियां जब इलेक्शन लड़ती हैं तो चुनाव आयोग को एक लिस्ट थमाती हैं कि भाई अगर हम जीते तो हमारी वीमेन कैंडिडेट अल्फाबेटिकली इस तरह से होंगी, माइनॉरिटी कैंडिडेट इस तरह से होंगी। तो 60 वीमेन और 10 माइनॉरिटी, यानी कि 70 सीट रिजर्व है, और उन पार्टियों के प्रपोर्शन के आधार पर, वोट प्रपोर्शन के आधार पर जो है वो सीटें उनको एलोकेट की जाती है। अब इसमें थोड़ा सा गड़बड़ जाला है कि अभी जो चुनाव हुए उसमें लगभग 6 करोड़ वोट पड़े। पाकिस्तान में 12 करोड़ के आसपास वोटर हैं, 6 करोड़ वोट पड़े। उसमें पीटीआई को 1 करोड़ 35 लाख के करीब वोट मिले। 1 करोड़ 17 लाख के करीब वोट जो है वो मुस्लिम लीग नून को मिले, और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को 85 लाख वोट मिले। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई का जो वोट है वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि चुनाव से बहुत माने चंद दिन पहले उनसे बैट ले लिया गया, जो उनका सिंबल था। चूंकि इमरान खान नॉन क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान में एक जुनून है क्रिकेट के लिए, तो बैट सिंबल उनको मिला था, वो बैट चुनाव आयोग ने ले लिया टेक्निकल ग्राउंड के आधार पर। उसको आप ये भी नहीं कह सकते कि छीन लिया, कमियां सारी पार्टियों में होती हैं, उनमें भी था, उन पर ज्यादती ये हुई कि उस आधार पर ले लिया गया। अब वो इंडिपेंडेंट लड़े हैं।
तो कायदे से वो जो रिजर्व सीट 70 है उसमें उनको शेयर नहीं मिलेगा जब तक वो एक पार्टी के तौर पर जमा ना हो। अब जब नोटिफिकेशन होता है पाकिस्तान में चुनाव का, जो नोटिफिकेशन लगभग 140 सीटों का हो गया है, 265 में 125 सीटें बाकी हैं, तो उसके 72 घंटे के अंदर जो इंडिपेंडेंट हैं, तो अभी पीटीआई के जितने लोग 92-93 लोग जो जीते हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, तो इंडिपेंडेंट जो है उनको 72 घंटे के अंदर यानी 3 दिन 3 रात के अंदर किसी न किसी पार्टी में ज्वाइन करना है। तो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो जा नहीं सकते, उनके विरोधी हैं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में जा नहीं सकते, उनके विरोधी हैं। लेकिन अब कहां मर्ज करेंगे वो डिपेंड करेगा। अगर ये टेक्निकली अगर वो मर्ज नहीं कर पाए तो वो जो 70 सीट है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो बिलावल भुट्टो की पार्टी है उसको वो लायंस शेयर चला जाएगा। फिर कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि 70 सीटें बहुत बड़ी संख्या होती है, और अगर ये आउट होते हैं टेक्निकल ग्राउंड पर तो उन 70 सीटों को ये दोनों पार्टियां लगभग बांट लेंगी, क्योंकि एमक्यूएम जो है ये मुहाजिर कौमी मूवमेंट की पार्टी है, 17 सीटें मिली है उनको, 4-5 सीट उन्हें मिलेगी, 65 सीट ये दोनों बांट लेंगे प्रोपोर्शन के लिहाज से। तो उसमें 40 सीट जो है, 35 सीट मान लीजिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नून को मिलेगा और 30 सीट के करीब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को मिल जाएगा। तो वो ओवरऑल 170 का बहुमत का आंकड़ा नेशनल असेंबली का बनता है, लेकिन इलेक्टेड में से 132-34 बनता है। ये एक आंकड़ा है जो हम दर्शकों को बता सकते हैं। जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। एक आम समझ बनती है, जैसे मैं अखबारों में भी देख रहा था और हिंदुस्तान में जो रिपोर्टिंग हो रही है उसके आधार पर भी, कि असल में ये चुनाव इमरान खान जीते हैं और बाकी सारी चीजें तो गड़बड़ झाला टाइप ही हैं। लेकिन जैसे आपके विवरण से लगा कि काफी ज्यादा अंतर नहीं है नवाज शरीफ की पार्टी में और इमरान खान की पार्टी के वोटों में। तो इसे हम कैसे समझे? क्या सच में हम ये कह सकते हैं कि नवाज शरीफ की पार्टी के बजाय इमरान खान की पार्टी चुनाव जीती है? देखिए, ये आरोप तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगा रही है, लेकिन मुझे उसमें आंशिक सच्चाई ही नजर आती है। चूंकि आप देखिए कि सिंध में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो कराची शहर है वहां 23 सीटें हैं, तो उसमें से उसे 4 सीट मिले, लेकिन 41 सीट जो ग्रामीण इलाकों के हैं या डोमिनेटेड जो शहर है वो ग्रामीण इलाकों से डोमिनेटेड है, वो 40 सीटें ही भी जीत गई पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। टोटल स्वीप है पूरा सिंध। लेकिन इसी तरह से लेकिन पंजाब में जहां नवाज शरीफ का गढ़ है वहां 50 सीटें करीब करीब मिली है आपको पीटीआई को, इमरान खान की पार्टी को, जो कि नवाज शरीफ का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। नवाज शरीफ वहां बहुत बार सीएम रहे हैं और उनके भाई शहबाज शरीफ जो पीएम के उम्मीदवार हैं वो भी वहां से सीएम रहे हैं और बड़े ही रोल मॉडल के तौर पर माने जाते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि खैबर पख्तूनवा में जो पख्तूनों का एक प्रदेश है वहां इमरान खान 3-4 सीट छोड़ के सारी सीट 36 सीट जीत गए 40 में। तो अगर रीगिंग मास लेवल पर होता तो कम से कम 15 सीट तो उनको वहां भी हरवा दिया जाता, लेकिन वहां 40 में आप 36 जीत रहे हैं। पंजाब में जो कि आपकी स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, पिछली बार भी इमरान खान वहां 55 सीट जीते थे, इस बार भी 50 सीट जीते हैं, तो वहां पर आप 50 सीट फिर जीत रहे हैं। फिर कराची शहर में जहां 22 सीट है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सिर्फ 1 सीट पिछली बार जीती थी और इमरान खान ने 11 सीट जीते थे। बाकी की सीटें जो हैं वो एमक्यूएम ये मुहाजिर कौमी मूवमेंट जीती थी। इस बार मुहाजिर कौमी मूवमेंट 16 सीट जीत गई, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी 5 सीट जीत गई, तो वो सीट उनमें बट गया और इमरान खान को 0 सीट मिली। तो ये कभी कभी होता है कि किसी कंस्टिट्यूंसी में आप 2.5 लाख वोट पा रहे हैं और किसी कंस्टिट्यूंसी में 35,000 वोट पा रहे हैं, तो ओवरऑल इमरान खान का 12 लाख वोट बनता है कराची शहर में और 11.5 लाख वोट जो है एमक्यूएम का बनता है। एमक्यूएम उसमें 12 सीट जीत जाती है और इमरान खान एक भी सीट नहीं जीतते। तो मुझे इसमें बहुत बड़े पैमाने पर रिगिंग की बात सही नहीं लगती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पूरा हरा दिया जाता। 93 सीट जीते हैं इमरान खान और लास्ट टाइम 2018 में जो चुनाव हुआ था उसमें उनका बैट था, बल्ला था, सब कुछ था, इमरान खान बाहर घूम रहे थे, मिलिट्री ने उनके फेवर में सो कॉल्ड रीगिंग की थी, वो मिलिट्री के लिए लाड़ले थे, ऐसा आरोप पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का रहा। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान सिर्फ 111 सीट जीत पाए। जो मैजिक नंबर है 134 विदाउट रिजर्वेशन सीट, वो भी नहीं टच कर पाए। बड़े तोड़ मड़ोड़ के मिलिट्री ने उनको हेल्प किया। तो
अब वहां मिलिट्री का फेवरेट बदलता रहता है। इमरान खान मिलिट्री के फेवरेट पिछली बार थे। नवाज शरीफ के बारे में मैं आपको बता दूं कि 1985 में जब नवाज शरीफ मूल माने पंजाब सूबा के वजीर आला यानी मुख्यमंत्री बने, तो उस समय के डिक्टेटर जनरल जियाउल हक के वो मुरीद थे। उन्होंने उनको इसलिए उनको बनाया कि उनके पिता जो नवाज शरीफ के पिता थे, अब्बा मियां नवाज शरीफ, वो बहुत अच्छा घी का उनका बिजनेस था और ये जनरल जिया को घी देते थे। घी खा खा के वो इतने आसक्त हो गए थे कि उन्होंने उनको सीएम बना दिया। पहले फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, फिर सीएम बनाया। उसके बाद फिर उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग में जो एक जुनेजो साहब थे, उनको उन्होंने डमी मान के बना दिया पीएम जनरल जिया ने। अब जुनेजो साहब आंख दिखाने लगे पीएम बनने के बाद, तो उनको काउंटर करने के लिए नवाज शरीफ को मिलिट्री ने बढ़ाया था। और आप देखें 11 साल जो 1988 से 1999 का कालखंड है, उसमें बेनजीर भुट्टो की पार्टी को रोकने के लिए मिलिट्री पूरा दम लगाती रही। लेकिन 2 बार जो बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, इसके बावजूद अच्छे बहुमत से सरकार में आई। और नवाज शरीफ को मिलिट्री ने हर बार मदद किया, लेकिन नवाज शरीफ सिर्फ एक बार पूर्ण बहुमत से आए, बाकी कमजोर बहुमत से आए। आईजेआई बना, उसमें केस हुए बाद में, उसमें कोर्ट में माना गया कि जो मिलिट्री की जो इंटेलिजेंस यूनिट है आईएसआई, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, उसने पैसे बांटे। उस जमाने में 35 करोड़ रुपए बंटे 1990 में बेनजीर भुट्टो को हराने के लिए मिलिट्री ने बंटवाई ये पैसे। ये सारा चीज जो है ऑन रिकॉर्ड है। तो ये पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में कोई खास बात नहीं है, लेकिन मिलिट्री अपने मोहरे को चेंज करती है, क्योंकि मोहरा जब अपने म्यान से बाहर निकलता है तो मिलिट्री उसको चेंज करना मिलिट्री के लिए जरूरी हो जाता है। क्या ये समझ सही है कि धीरे धीरे जो बेनजीर भुट्टो की पार्टी है, यानी कि अब उनके पति और उनके बेटे उसको चलाते हैं, उसका प्रभाव पाकिस्तान में कम हो रहा है? क्या इन चुनाव से यह संकेत मिलता है? ये लगातार दूसरा चुनाव है जिसमें वो तीसरे नंबर पर है, ये कहना ठीक होगा? देखिए, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को अगर देखें तो जनता से जुड़ा हुआ वही एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में देखें। और आज तक जब से वो बना है, 1967 में वो बना था, तो आप देख लीजिए कि लगभग 50 साल प्लस हो गया, आज तक मिलिट्री का पेट्रोनेज उसको नहीं मिला है। उसने खुद के आधार पर जीत की और लेफ्ट ऑफ द सेंटर पार्टी, थोड़े से प्रोग्रेसिव है। आपको ये मैं बता दूं पाठकों को कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी के लिए सिर्फ 10 सीट है पूरे प्रदेश, पूरे माने पाकिस्तान के अंदर। वो 10 सीट वोट के प्रोपोर्शन के हिसाब से पार्टियों को मिलती है, लेकिन माइनॉरिटी जनरल सीट पर कंटेस्ट कर सकता है। तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने सिंध से एक माइनॉरिटी रमेश कुमार बकवानी को थारपारकर से टिकट दिया और वो करीब 45,000 वोटों से जीत गए। बहुत बड़े मौलाना को उन्होंने हराया। तो उस कंटेक्स्ट में देखें तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का एक बड़ा ही समावेशी किस्म का रहा है। जहां तक उनका इन्फ्लुएंस का सवाल है, तो पिछले चुनाव में 2018 में 2013 में तो उनकी सीटें बहुत ही कम थी, 30-32 के करीब थी। पिछले चुनाव 2018 में उनको 42 सीट थी। इस चुनाव में वो 54 सीट उनके हो गए। फिर प्रांतों में आप देखेंगे कि पिछली बार उनके बलूचिस्तान में 2 एमएलए थे, इस बार बलूचिस्तान में उनके 13 एमएलए जीत चुके हैं और वो वहां सरकार बनाने जा रही है, जबकि 52-51 का सीट असेंबली का नंबर है। पंजाब में जो नवाज शरीफ का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और नवाज शरीफ की पार्टी को 155 सीट चाहिए बहुमत के लिए, वो 137 पाई है, लेकिन वो रिजर्वेशन वाला लेके हो जाएगा। लेकिन वहां भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को 12-13 सीटें मिली। सिंध में उनको 130 की असेंबली है और उनको अपने से 84 मिली है। अगर माइनॉरिटी जोड़े तो 105-110 हिस्ट्री का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस उन्होंने वहां किया है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का ग्राफ तीसरे स्थान पर टेक्निकली वो है, लेकिन वो अभी भी बहुत मजबूत पार्टी है और उसका लगातार 2013 के बाद जनबल बढ़ रहा है, संख्या के लिहाज से भी, वोट के लिहाज से भी। पिछली बार उन्हें 53 लाख वोट मिले थे, इस बार 85 लाख वोट मिले। तो उस सेंस में भी आप देखेंगे। दूसरा एक बड़ी बात है कि पूरे पाकिस्तान की जो राजनीति है उसमें इस्लामिक पार्टियों का ग्राफ तेजी से गिरा है। बहुत कम परसेंटेज ऑफ वोट मिला है और उनको सीटें भी नहीं मिली है। जो मौलाना डीजल है, मौलाना फजलुर रहमान, वो पाकिस्तान की राजनीति में बड़े चर्चित हैं, वो खुद अपनी सीट हार गए और इमरान खान से हारे। और इमरान खान के साथ मिलकर वो रिगिंग के खिलाफ धरना देने जा रहे हैं। अजीब अजीब विडंबनाएं। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जो आपका मूल सवाल है, वो बड़े पैमाने पर एक वैल्यूज के लिए खड़ी होती है,
खास करके जुल्फिकार अली भुट्टो जो उसके फाउंडर थे, उन्होंने इस्लामिक सोशलिज्म का नारा दिया था, रोटी कपड़ा और मकान, और उस नारे को इस्लामिक सोशलिज्म कहा गया और अभी भी वो उस पर कायम है। जब बेनजीर भुट्टो मरी और जरदारी साहब के नेतृत्व में वहां सरकार बनी और गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने एक बेनजीर कार्ड किसानों को दिया, जिसमें किसान 10,000 रुपया जब चाहे ले सकता है और सस्ते दरों पर लौटा सकता है। महिलाओं के लिए काफी काम किए। तो उनके कुछ अच्छे काम भी हैं। ऑफ कोर्स उनको पंजाब जो बड़ा सूबा है वहां और फैलने की जरूरत है। फ्रंटियर प्रोविंस में वो 4 सीट जीत गए हैं, लेकिन उन्हें और फैलने की जरूरत है। जहां 105 सीट है वहां आप 4 सीट जीत रहे हो तो थोड़ा कम है। पंजाब में वो लोकसभा में माने नेशनल असेंबली में उन्होंने 9 सीट जीती है, लेकिन असेंबली में उन्होंने 13 ही सीट जीती है। तो थोड़ा सा उनको निश्चित तौर पर काम करने की जरूरत है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस पिछले टर्म से बेहतर रहा है। और इसमें एक मजबूत बात यह है कि जैसा कि मैंने कहा कि नवाज शरीफ और इमरान खान ये अल्टरनेटिवली मिलिट्री के लाडले रहे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कभी लाडला नहीं रहा, अपने बूते पर जीत के आई है, ये महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है बिलावल भुट्टो अभी यंग है, 33-34 ईयर का है। अगला चुनाव उसके है, क्योंकि नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों 80 साल के हो जाएंगे बाय 2029 और बिलावल भुट्टो 40 का होगा। तो आई थिंक कि उनमें अभी बहुत सारा पोटेंशियल है। इसलिए वैल्यू बेस्ड और इशू बेस्ड दोनों पॉलिटिक्स जो है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को करना चाहिए। शायद इसीलिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग को बाहर से समर्थन करना चाहती है, अंदर नहीं आना चाहती है, मिनिस्ट्री नहीं लेना चाहती है। शायद यही लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स का उनका एक कंपल्सन है। ये जो एक भारत विरोधी रेटोरिक रहा है, वो पाकिस्तान की राजनीति का एक अभिन्न भाग रहा है। इन चुनावों में उसकी क्या भूमिका रही? और ये भी कहा जाता है, आपने फजलुर रहमान का जिक्र किया, पर शायद कुछ और जो आतंकवादी हैं, ये तो इस्लामिक तत्व माने जाते हैं, पर जो खुलकर आतंकवाद का समर्थन करते वो भी चुनाव में आए थे। तो उनकी क्या स्थिति रही? और जो पहला सवाल की भारत विरोधी रेटोरिक क्या तीनों प्रमुख दल इस्तेमाल करते हैं अपनी राजनीति में? देखिए, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो बिल्कुल नहीं करते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन तीनों ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि भारत के साथ वो और सहित सारे पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते रखेंगे। लेकिन पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, आप देखिए चुनाव के बीच में ईरान ने उन पर बॉम्बार्डिंग करी, उन्होंने रिटेलिएट किया ईरान के कुछ ठिकानों पर, वो आतंकवाद के लिए वो हमला था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर एक कुछ है समस्या, जो कि पड़ोसियों को, अब भारत के साथ आप एक धार्मिक कलर दे सकते हैं, लेकिन ईरान के साथ क्या कलर देंगे? ईरान भी एक इस्लामिक मुल्क है। रही बात की मौलाना फजलुर रहमान के अलावे उनकी पार्टी को करीब 15 लाख के करीब वोट मिले हैं पूरे पाकिस्तान में। लेकिन एक TLP है, उसका पूरा नाम मैं भूल रहा हूं, जो खादिम साहब की पार्टी है, उन्होंने तुरंत बनाया है और वो मतलब इस्लामिक उम्मा की बात करती है। मतलब इस्लामिक उम्मा का मतलब है कि पूरे दुनिया का मुसलमान एक है, कहीं भी हमला होता है तो हम उसके लिए खड़े हैं। जैसे इजराइल वाले मामले में उन्होंने बहुत पाकिस्तान में प्रोटेस्ट किया, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां निकाली, लेकिन वोट उनके 19-20 लाख ही मिले। पिछले चुनाव में उनको वोट ज्यादा मिले थे, तो वो वोट गिर गया। तो ओवरऑल जो सारी आप जमातों को जोड़ लें जो कि इस्लामिक जमात है, जैसे जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी फजल है और ये TLP है, ये तीनों को मिला के 40 लाख वोट मिले, जो कि बहुत ही कम है। आपको बताएं कि 2002 के चुनाव में तकरीबन 11 से 13% वोट जो है इस्लामिक पार्टियों को मिला था, वो लगभग आप मान लें कि 5 या 6% इस बार मिला है। तो काफी डिक्लाइन है, बल्कि 2018 में इन्हें 7.9% यानी 8% के करीब वोट मिला था, तो भी काफी डिक्लाइन है। इस्लामिक पार्टियों का, पाकिस्तान की जनता आ जाती है, स्ट्रीट प्रोटेस्ट का इनका पावर है, ठीक ठाक मोबिलाइज कर लेते हैं पब्लिक, लेकिन वही वोट में ट्रांजेंड नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जनता को आपको सैल्यूट करना पड़ेगा कि इस्लामिक पार्टियों को वोट देने के मामले में वो बहुत सतर्क है। हाँ, उनके लिए वो रैली में आ जाते हैं, जहां भी इस्लाम के नारे लगते हैं उसमें अपने आ जाते हैं, लेकिन वोट नहीं देते। ये चुनाव से भी ये साबित हुआ। 75 साल हो गए पाकिस्तान के भी बने हुए, तो ये एक अपने आप में अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल कि अभी तक तो पाकिस्तान में सरकार का गठन नहीं हुआ है, तो उसमें आप क्या संभावना देख रहे हैं? और आपने जो ये शुरू में बताया कि 3 दिनों के भीतर, 72 घंटों के भीतर जो इमरान खान के समर्थक सांसद चुने गए उन्हें एक पार्टी से जुड़ना होगा, तो क्या वो समय बीत चुका है अब, या वो औपचारिक रूप से जब संसद का गठन हो जाएगा, शपथ वगैरह हो जाएगा, उसके बाद होगा? ये 2 सवाल
नहीं, सवाल जो पहला है वो बहुत ही लीगल सवाल है। सवाल ये है कि जब इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करता है किसी भी कैंडिडेट के जीतने का, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट, क्योंकि इमरान खान के जितने कैंडिडेट हैं, कोई तराजू पर जीते हैं, कोई कुर्सी लेके जीते हैं, अलग अलग सिंबल मिले हैं उनके, ताला चाबी है, कोई घोड़ा है, कोई हाथी है, तो ये इंडिपेंडेंट जीते हैं। तो जिस समय इनका नोटिफिकेशन जीतने का होगा, उस नोटिफिकेशन के 72 घंटे के भीतर, यानी 3 रात 3 दिन के अंदर उनको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना पड़ेगा। और एक बार वो जब ज्वाइन कर जाते हैं तो फिर उन्हें वहीं रहना पड़ेगा। तो अभी तक जो 92 लोग जीते हैं, इनके 5-6 लोग तो नवाज शरीफ की पार्टी में मिल चुके हैं। नोटिफिकेशन 131 लोगों का हो चुका है और ये 2-1 दिन में हुआ है। मैं मानता हूं कि कल तक सारा नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो इनको कहीं न कहीं में ज्वाइन करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि झंडा किसी का है, उसका एक आदमी जीता है, उसमें आप 100 लोग जीत जाओगे, तो लिस्ट तो उनके सिग्नेचर से जाएगा ना इलेक्शन कमीशन। नंबर 1। नंबर 2 कि अगर उस पार्टी ने माइनॉरिटी के लिए और विमेन के लिए लिस्ट पहले से दिया है, तो उसमें वो रिवाइज कर सकते हैं, कुछ नाम जोड़ सकते हैं। लेकिन जिस पार्टी को 5 लाख भी वोट न मिलना है, उनको सीटें नहीं मिलनी है, तो उन्होंने तो लिस्ट ही नहीं सौंपी है। ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं, तो रिवाइज नहीं कर सकते, तो वहां 0 मिलेगा इनको। तो बड़ी मतलब पेचीदा स्थिति है उनके लिए। लेकिन हाँ, वो हाथ पांव मार रहे हैं कि किसी भी ऐसे पॉलिटिकल पार्टी में हम मर्ज कर जाएं जिसमें की नंबर हो, लेकिन वो अनस्टेबल पॉलिटिक्स होगा। इसमें एक चीज हम आपको जोड़ दें कि इमरान खान का जो पीटीआई है, इसकी पॉपुलैरिटी काफी अच्छी है, वोट के लिहाज से आप देख सकते हैं। लेकिन राजनीति में चुनाव जीतना और सरकार चलाना दो अलग अलग चीज है। इमरान खान की जो भाषा है वो बड़ी ही एब्यूजिव है, सारे विरोधियों को डाकू, चोर वगैरह वगैरह डिक्लेयर करते रहते हैं। लेकिन 4 साल उनकी हुकूमत रही और किसी भी विपक्षी नेता को वो सजा नहीं दिलवा पाए। उनके साथ पास सारे तंत्र थे, लेकिन उन्होंने उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने में असफल रहे। अब सवाल है कि सरकार तो बननी है, नहीं तो फिर ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये प्रोलॉन्ग करेगा या मिलिट्री आ जाएगी, ऐसा भी कुछ मैंने तरफ से आ रहा है ऐसा। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में एग्रीमेंट होगा। अब आउटसाइड सपोर्ट होगा या इनसाइड सपोर्ट होगा, प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली स्पीकर, सीनेट स्पीकर, ये 3 चीज पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को दे रही है। तो बाकी अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग चाहती है कि पाकिस्तान मुस्लिम पीपुल्स पार्टी अंदर आ जाए, सरकार में सहभागिता करे। अब बिलावल भुट्टो और जरदारी अड़े हुए हैं कि नहीं जी हम तो बाहर से ही सपोर्ट करेंगे। जैसा मैंने कहा, उनकी पॉलिटिक्स आगे की है कि इमरान खान के नवाज शरीफ के साथ हम सरकार चलाएंगे, तो कल के डेट में अगले चुनाव में हम नैतिक तौर पर बोलने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो सरकार बन तो रही है, 29 के पहले एक हो जाएगा, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी कब तक रहेगी? क्योंकि पाकिस्तान आज बहुत ही विचित्र स्थिति से गुजर रहा है। आप समझें कि पाकिस्तान पर लगभग 40% जीडीपी का कर्ज है, लगभग $40 बिलियन 2026 तक पाकिस्तान को रिटर्न करना है। आईएमएफ का एक बयान कल आया है कि जो इस अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसमें पाकिस्तान को हम और लोन दे पाए, ये बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए। तो ये सारी सिचुएशन को कन्फ्रंट करना है नई सरकार को। फॉरेन पॉलिसी बहुत गड़बड़ है, तालिबान उन्होंने बनाया अफगानिस्तान में, अब तालिबान पाकिस्तान को ही ठोक रहा है उनके बॉर्डर पे। वहां जो तहरीके तालिबान ग्रुप जो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट इलाकों में आतंकी हमले कर रहा है, वो करीब पिछले साल 2023 में उन्होंने 7,000 लोगों को मारा है। तो ये सारी चीजें तेजी से हो रही हैं। अमेरिका के रिश्ते उनके साथ खराब हैं, यूरोप के साथ रिश्ते खराब हैं, सिर्फ चीन के साथ अच्छे हैं। तो निश्चित तौर पर भारत के साथ संबंध पाकिस्तान की, मैं आपको बता दूं कि एक और चीज जो रह गया कि पाकिस्तान की जो फौज है वो कभी नहीं चाहती कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते हों, क्योंकि फौज अगर भारत के साथ अच्छे रिश्ते कर लेगी तो उसकी हालत तो ऐसी हो जाएगी, वो भूखे मर जाएगी जैसे घोड़ा घास खाने के बगैर मरता है। क्योंकि पाकिस्तान बना ही इसी आधार पर है कि भारत हमको निगल जाएगा, बहुत बड़ा है, उस आपके प्रोटेक्शन के लिए हम फौज के तौर पर खड़े हैं। अब बांग्लादेश टूटा तो वो खंडित हुआ, वो एक जो उनका इमेज था, लेकिन इसके बावजूद फौज ये नैरेटिव सेल करने में अभी तक कामयाब रही है। लेकिन मैं आपको रेखांकित कर दूं कि पॉलिटिकल पार्टी भारत के साथ संबंधों को अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन विदेश नीति, कश्मीर नीति और न्यूक्लियर नीति, इन तीनों नीति पर पॉलिटिकल पार्टी जो भी सरकार में आए उसका लिमिटेशन है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो मिलिट्री तय करती है। और मिलिट्री के बारे में जो है पाकिस्तान में कहा जाता है कि अल्लाह आर्मी और अमेरिका पाकिस्तान चलाता है, AAA, अल्लाह आर्मी एंड अमेरिका।
तो अमेरिका वाला एलिमेंट तो थोड़ा कमजोर हुआ, वहां सी घुस गया है चाइना, लेकिन अमेरिका का बहुत रोल अभी भी अहम है। लेकिन आर्मी और अल्लाह अभी भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, फॉर द सेक ऑफ सिंबोलिज्म। तो वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में पोटेंशियल है एक डेवलप कंट्री बनने का, बशर्ते कि नीतियां उस तरह से हो कि उस जो पोटेंशियल है उसको टैप किया जाए। जो सेंट्रल एशिया से आप देखिए कि इंडिया 3rd एनर्जी कंज्यूमर दुनिया का बन जाएगा 2027 में, और सारी पाइपलाइन ईरान से आनी है, सेंट्रल एशिया से आनी है, गैस की और पेट्रोल की, और 10 से 20 बिलियन डॉलर हम पाकिस्तान को उसके टैक्स के तौर पर दे सकते हैं। लेकिन आप कम से कम अपने एरिया में, अपने टेरिटरी में जो पाइपलाइन बिछेगी उसकी सुरक्षा तो आपको करनी पड़ेगी, फैसिलिटेट करना पड़ेगा ट्रांजिट को। वो वहां कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसके हाथ पांव फूल जाते हैं, जनरल साहब का फोन आ जाता है ऐसा नहीं करना है। तो बड़ी विचित्र स्थिति है। अब जनरलों के मानसिकता में कोई रेडिकल चेंज हो जाए तो मुझे लगता है कि अल्लाह का फजल होगा पाकिस्तान के शब्दों में। मैं एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा जो पहले सवाल के आसपास ही है, कि मुझे मेरी जो एक समझ बनी पाकिस्तान में हुए चुनाव को लेकर, कि इमरान खान ने बहुत ही एकदम एक निगेटिव स्थिति में चुनाव लड़ा, उनके पार्टी के सिंबल को कर दिया गया, उनको सजा हो गई। तो क्या ये चुनाव में जो सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं, क्या हमें ये कहने में दिक्कत होनी चाहिए कि असल में चुनाव वही जीते हैं? एक बहुत ही विपरीत परिस्थिति में चुनाव लड़कर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरना, क्या ये समझ गलत है? देखिए, आंशिक तौर पर तो ये सही है कि वो नंबर 1 रहे हैं तमाम बाधाओं के बावजूद, लेकिन आपको संज्ञान में दें कि मिलिट्री का विरोध करके 9 मई को मिलिट्री के तमाम इंस्टॉलमेंट पर पूरे पाकिस्तान में हमले हुए, और इमरान खान की पार्टी ने करा। इसी आधार पर जुल्फिकार अली भुट्टो को उन्होंने फांसी पर टांग दिया था, आपके संज्ञान में डाल दूं। तो मिलिट्री बड़ी लिबरल है, चूंकि इंटरनेशनल मीडिया काफी मजबूत हो गई है, और पाकिस्तान में भी राउंड द क्लॉक चैनल आप देख सकते हैं विदेश का। तो निश्चित तौर पर इमरान खान को मिलिट्री ने बख्श दिया, मैं बताऊं, और मिलिट्री ने जो मैनिपुलेशन करना था वो किया है। लेकिन मिलिट्री के मैनिपुलेशन का भी, हामिद मीर जो पाकिस्तान के लीडिंग कॉलमनिस्ट हैं, उनका कहना है कि भाई मिलिट्री के मैनिपुलेशन का भी लिमिट है, उनका भी लक्ष्मण रेखा है। उन्होंने इमरान खान को भरपेट जिताया पिछली बार, लेकिन 111 सीट जीते, है ना। तो वो तो नवाज शरीफ का आरोप था कि भाई लड़ला है वो, मरियम नवाज के आप तमाम एलिगेशन वाले भाषण देख लें, और आज जो है नवाज शरीफ को उन्होंने सो कॉल्ड सपोर्ट किया मिलिट्री ने, तो 75 सीट जीत पाए। तो मिलिट्री का अपना 5-2 से 5% वोट टेम्पर वो कर सकते हैं। उन्होंने इमरान खान के लिए भी किया, नवाज शरीफ के लिए पीछे करते रहे, और इस बार भी आंशिक तौर पर उन्होंने नवाज शरीफ के लिए किया है। लेकिन मैं एक पर्यवेक्षक के तौर पर ये मानता हूं कि मास रिगिंग नहीं हुई है। बाय एंड लार्ज जो इलेक्शन है वो ट्रांसपेरेंट रहा है पाकिस्तानी कंटेक्स्ट में, आप देखें, अदरवाइज वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कदापि नहीं हो पाती, इम्पॉसिबल। तो अब मैंने जैसा पीछे भी आपको कहा कि इमरान खान को एक अकाउंटेबल पॉलिटिकल लीडर की बात करनी चाहिए, उनको पार्लियामेंट में आना चाहिए, पार्लियामेंट को एक फोरम के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। 4 साल जब वो प्रधानमंत्री रहे तो मुश्किल से 20 दिन पार्लियामेंट आए होंगे। ये बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन को डिमिन करने की बात है। वो बड़े पैमाने पर उनको जरदारी से सीखना चाहिए या शहबाज शरीफ से सीखना चाहिए कि जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में 1 साल 1.5 साल का जो उनका छोटा सा टर्म रहा, उसमें वो कम से कम 35 वर्किंग डे में रहे, और बिलावल भुट्टो जरदारी का उससे भी ज्यादा पार्टिसिपेशन का रेट है। तो इमरान खान को इन चीजों से सीखना चाहिए। लोकतंत्र में हम आपस में जो झगड़ा करते हैं वो कभी भी जाति झगड़ा नहीं होता है, वो हमारा एक तरीके में झगड़ा होता है कि देश को बनाने का हमारा ये रास्ता है, आपसे वो वैरी करता है, इसलिए हम आपसे हमारा कन्फ्लिक्ट है। लेकिन वो कभी भी मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद होना चाहिए। इमरान खान मनभेद बना लेते हैं, ये इमरान खान को सीखने की जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार वो अपने उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं और अगले चुनाव में कोई फोर्स नहीं रह पाएंगे। बहुत ही सरल तरीके से आपने पाकिस्तान की राजनीति के तमाम पहलुओं को हमारे सामने रखा। आज की बातचीत के लिए सुधीर जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, और हम ये उम्मीद करेंगे कि आगे भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े मुद्दे पर आप हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद।